कि बिजनेस किस किस व्यक्ति को करना चाहिए, किसे बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिजनेस कैसे व्यक्ति को करना चाहिए और कैसे व्यक्ति को बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो इसी को देखते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल लगता है, पूंजी लगता है। पूंजी लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ लगता है पूंजी। तो आप पूंजी का अरेंजमेंट करते हैं, बिजनेस में लगाते हैं। तो बिजनेस ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जो पूंजी आज लगाए और कल से सोचे कि हमको इसमें से इनकम आने लगे। ऐसे व्यक्ति को बिजनेस नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए? आप मान लीजिए 5 लाख 10 रुपए इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में। इन्वेस्ट कर देने के बाद आपका जितना भी कैपिटल था, आप सारा कैपिटल बिजनेस में लगा दिए। अब आप सोचें कि आज हम बिजनेस में पैसा लगा दिए और कल से हमको इसमें इनकम आना शुरू हो जाएगा। और जो भी इनकम आप करेंगे, उसमें जो भी आप गुड्स सेल करेंगे, वो सेल किए हुए रुपए जो आपको प्राप्त होंगे, उस रुपए से आप क्या करेंगे? अपना मेंटेनेंस करना शुरू करेंगे, फैमिली मेंटेनेंस करना शुरू करेंगे। बिजनेस में अधिकतर लोग ऐसे करते हैं जो फेलियर हो जाते हैं। आप मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे जमीन बेच करके बिजनेस शुरू कर लेते हैं। मान लीजिए कुछ जमीन बेच लिए, 20 लाख 25 लाख रुपए हुआ, वो सारा रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। अब उनके पास अपना फैमिली मेंटेन के लिए कोई रुपया नहीं रहा। वो सोचे क्या कि हम बिजनेस में रुपए लगाते हैं आज, और कल से जो हम सामान बेचेंगे, 1 महीने के बाद जो सामान बेचेंगे, तो फैमिली में कोई भी घटना घटेगा या फिर कोई भी आवश्यकता होगा रुपया का, तो उसी बिजनेस से रुपया निकाल करके और अपना फैमिली मेंटेनेंस कर लेंगे। तो वो व्यक्ति बिजनेस में फेलियर हो जाते हैं। आप बिजनेस का रुपया निकाल लिए और फैमिली मेंटेनेंस कर लिए, तो आपका पर्सनल एक्सपेंस हो गया। बिजनेस अलग होता है और उसका ऑनर अलग होता है। हम आगे इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को बिजनेस नहीं करना चाहिए जो आज सोच रहे हैं कि हम आज कैपिटल लगाए और कल से उसका प्रॉफिट लेना शुरू करेंगे। कई बार क्या होता है कि बिजनेस चलाने के लिए कई साल तक इंतजार करना पड़ता है। वैसे अकाउंटिंग के हिसाब से बिजनेस का क्राइटेरिया है कि 3 ईयर मिनिमम और 1000 डे, कम से कम 3 साल या 1000 दिन तक आपको बिजनेस में इंतजार करना पड़ेगा। कई महीने ऐसे भी आएंगे जो आपको 0/0, ना कोई सेल होगा और ना ही कुछ। आप दुकान खोल के बैठे, आप कोई कस्टमर आएगा ही नहीं। 1 साल 1.5 साल बाद भी ऐसा स्थिति हो सकता है, कभी 1-2 महीना, जो आपके यहाँ कोई कस्टमर आएगा ही नहीं। तब सामान किसको सेल करेंगे? उस स्थिति में क्या हुआ कि आप रूम रेंट पे ऐड कर रहे हैं, मकान वाले तो छोड़ेगा नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्मार्ट मीटर लग चुका है, पहले ही रिचार्ज मांग लेता है, तब आगे चल पाता है। और भी जो एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, वो सारा एक्सपेंस आपका होता रहेगा, लेकिन प्रॉफिट 0/0 आएगा, कुछ नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति को बिजनेस नहीं करना चाहिए जो सोचते हैं कि हम उसमें से कमा करके अपना सारा मेंटेनेंस करेंगे। उस स्थिति में क्या होगा कि आपके पास जो भी गुड्स अवेलेबल रहेगा उसको बेचते जाएंगे और उसी पैसा का आप खर्च करते चल जाएंगे। फिर स्थिति ये होगा कि आपको अगला गुड्स मंगाने के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। पैसा नहीं बचेगा, आप सारा सामान बेच करके तो खा गए, तो फिर आप बिजनेस कैसे चलाइएगा? तो ऐसे व्यक्ति को बिजनेस नहीं करना चाहिए जिसका पेशेंस ना हो। 3 साल कम से कम आपको इंतजार करना पड़ेगा बिजनेस को रनिंग में लाने के लिए। आप कोई भी बिजनेस खोल लिए, आज खोल लिए, 1 साल में चाहिए हमको अच्छा खासा इनकम होने लगे, तो असंभव है। 1-2% ऐसा होता है कि आज खोले, आज से ही आपका रनिंग पॉइंट पकड़ लिया, तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन जिस स्थिति में 3 साल 2 साल 2.5 साल तक आपको इंतजार करना पड़ता है, उस स्थिति में अब जो जिसको 3 साल इंतजार करना है, 2.5 साल तक इंतजार किए, बस 6 महीना और था, उस जगह पे आके वो दम तोड़ दिए। अब हमसे संभव नहीं है। 6 महीना और इंतजार कर लेते तो आपके लिए 4 चांद आ रहा था, तो आप वो किए नहीं। वहां पर पैसेंस रखना पड़ता है बिजनेस में। आपका जो भी एक्सपेंस हो रहा है, जो भी कैपिटल आप लगा चुके हैं, उसके लिए आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा हमेशा। तब जाके आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं।
अब कहिएगा ऐसे व्यक्ति को बिजनेस नहीं करना है तो करना क्या है? तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाइए, कोई छोटा मोटा दुकान खोल लीजिए या कुछ और काम कर लीजिए, जॉब कर लीजिए। अब मान लीजिए जॉब आप ज्वाइन किए, अगले महीने सैलरी आना शुरू हो जाएगा, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। जब आप ज्वाइन किए और अगले महीने सैलरी आना शुरू हो गया, उसमें आपको कैपिटल लगाना नहीं पड़ेगा, उसमें आपको सिर्फ सर्विस देना पड़ रहा है। उस जॉब में आप सर्विस दे रहे हैं। अभी जैसे गवर्नमेंट का जितना भी सेक्टर है, गवर्नमेंट का बिजनेस है, वो केंद्र सरकार का रेल है, वो क्या है? बिजनेस है। हम लोग उसमें जॉब पाने के लिए इच्छा रखते हैं, हमको जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा। तो वो क्या है? भारत सरकार का एक बिजनेस है। वो बिजनेस चला रहा है तभी तो आज आपको जॉब दे रहा है। जॉब का मतलब ही होता है ज्वाइंट फॉर अदर बिजनेस। आप दूसरे के बिजनेस में ज्वाइंट होकर के उसको सर्विस दे रहे हैं, उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप काम कर रहे हैं। क्या आज रोको पायलट नहीं होगा, ट्रेन चल पाएगा खुद से? सरकार खुद आके चला लेगा सब ट्रेन को? नहीं चला पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बिजनेस को चलाने के लिए आज इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, कंपनी से तैयारी करते हैं कि हमको जॉब मिल जाएगा। तो जितने भी जॉब है, जब तक बिजनेस नहीं होगा तो जॉब नहीं मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट हो या सेक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट सेक्टर में देख लीजिए, रिलायंस कंपनी में इतने सारे सेक्टर हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं, वहाँ भी बहुत सारे इंजीनियर हैं, बीटेक करके गए हुए हैं, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव हैं, बहुत सारे सुपरवाइजर हैं। तो वो बिजनेस है तब तो जॉब मिला। यदि वह रिलायंस कंपनी बिजनेस कोई नहीं ओपन करता तो आज करोड़ों लोग बेरोजगार होते हैं। उस कंपनी में करोड़ों लोग कभी एम्प्लॉय है, काम कर रहे हैं, उनको जॉब मिला है। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा मॉल खुल गया, उस मॉल में लगभग 30 से 40 एम्प्लॉय काम करते हैं कम से कम। आखिर वो बिजनेस खोला तब तो जॉब मिला। अगर वो मॉल नहीं खुलता, बिजनेस नहीं खुलता तो जॉब कहां से मिलता? तो जॉब पाने के लिए पहले बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम लोग जॉब कहीं से पा सकते हैं। जो ही बेरोजगारी है उस बेरोजगारी को कुछ कम कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अचीव कीजिए कि बिजनेस के प्रति अट्रैक्शन होना चाहिए। आप चाहे छोटा बिजनेस करें या बड़ा बिजनेस करें, तो जब तक बिजनेस नहीं होगा तो जॉब कहीं नहीं मिलेगा। चाहे सरकार का हो, जैसे बैंक ही है अभी, और सब बैंक तो बाद में खुला है। बंधन बैंक अभी आप लोग के सामने खुला है, सब देखे होंगे, 5-7 साल पहले खुला है। इससे पहले तो बंधन बैंक था नहीं। तो ये क्या, उसका बिजनेस हो गया। और उस बंधन बैंक में देख रहे हैं कि एक बैंक में कम से कम 15 से 20 स्टाफ रहते काम करने के लिए। तो वो क्या है, जॉब मिला उनको। बंधन बैंक वाले बिजनेस चला रहे हैं। तो यहां पर देख रहे थे कि बिजनेस किससे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमें आगे बढ़ना था इंटरनल यूजर के बाद। हम लोग जो बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग की आवश्यकता किनको किनको होगा। तो कल हम देख लिए थे कि इंटरनल यूजर एज ए ओनर और मैनेजर, मालिक और उसका व्यवस्थापक जो है, उसको अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ता है, ये कल देख चुके थे। जो क्लास कल मिस किए हैं, वीडियो भी हम बना के डाल चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। एक्सटर्नल यूजर में चलते हैं। एक्सटर्नल यूजर जो होता है वो अकाउंटिंग का उपयोग कौन कौन करता है, क्यों करता है, किस स्थिति में करता है अकाउंटिंग का उपयोग। तो इसी को देखते हैं। कहता है यहाँ पर कि एक्सटर्नल यूजर हैव लिमिट ऑथोरिटी एबिलिटी एंड मीन्स टू एक्सेस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दे हैव रियली टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिपोर्ट। यानी कि बाहरी व्यक्ति, जो बिजनेस के बाहर के व्यक्ति हैं, बाहरी उपयोगकर्ता जो है बिजनेस के, उसके पास आवश्यक जानकारी तक पहुंचने के लिए सीमित अधिकार है। अब जैसे देखिए, हमारे बिजनेस में कहाँ क्या हो रहा है, उनको सभी चीज देखने का अधिकार नहीं है। कुछ लिमिट अधिकार उनको हम बता सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में। जैसे गवर्नमेंट, जब इलेक्शन अनाउंसमेंट होता है तो सब
पार्टी अलग अलग रहता है, फिर बाद में सब एक ही पार्टी हो जाता है, लेकिन वो उसका बुराई करता है, वो उसका बुराई करता है, लेकिन वो भी लिमिट में करता है, क्योंकि बाद में सबको देखी होना है। तो बिजनेस में भी रिपोर्ट किसी को देते हैं तो उसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि अगले व्यक्ति को हम कितना रिपोर्ट बताएं। आगे देखते हैं, क्षमता और साधन है वे वित्तीय विवरण और वार्षिक रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं। अब आपके वित्तीय रिपोर्ट या वार्षिक रिपोर्ट पर भरोसा कौन करेगा, क्यों करेगा, क्या जरूरी है हमको आपके बिजनेस से ताल्लुक रखने का, क्यों देखेंगे हम? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले व्यक्ति हो गए इन्वेस्टर, निवेशक जिसे कहते हैं। इन्वेस्टर जो होते हैं, आपका बिजनेस जब चल रहा होता है, जो बिजनेस ग्रो कर रहा होता है या जो बिजनेस स्टार्ट होता है, उस बिजनेस में इन्वेस्टर कैपिटल लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, एज ए जिसको पार्टनरशिप कहा जाता है। आप लोग ऐसा क्वेश्चन भी बनाए होंगे मैथ का कि किसी व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया, 2 महीने बाद बी ने आया और 60% कैपिटल लगा दिया उसमें। डी फिर आया 6 महीना बाद, फिर उसने भी 20% कैपिटल लगा दिया। 2 साल बाद ए अपना कैपिटल लेके निकल गया, अपना कैपिटल का प्रॉफिट लेकर के निकल गया, बी और सी बच गया। अब उसका प्रॉफिट वगैरह कैसे निकालना उसको निकालते हैं। तो ये इन्वेस्टर जो होते हैं बिजनेस में, आपके बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं। तो आपके बिजनेस में कैपिटल क्यों लगाएंगे, किस स्थिति में लगाएंगे, किस बेस पर लगाएंगे, आपके बिजनेस का शकल सूरत क्या है वही देखेंगे रिपोर्ट से ही ना। किसी व्यक्ति से दोस्ती करते हैं, शकल सूरत देखते हैं ना, अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो वो क्या कर रहा है, बिजनेस से दोस्ती कर रहा है, वो बिजनेस से बैलेंस लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है। तो बिजनेस का शकल सूरत का उसका रिपोर्ट मिलेगा कि बिजनेस किस क्राइटेरिया पे चल रहा है, कितना प्रॉफिट है, कितना कैपिटल लगा हुआ है, इसमें कितने एम्प्लॉयमेंट काम करते हैं, जब हम बिजनेस चलाते हैं तो कितना हमारा एक्सपेंस हो रहा है बिजनेस चलाने के लिए, कैपिटल के बाद एक्सपेंस करने के बाद क्या प्रॉफिट बच रहा है हमें। यदि हम पैसा आपके बिजनेस में लगाते हैं तो हमको प्रॉफिट कितना बचेगा, इसके लिए वो इन्वेस्टर रिपोर्ट देखते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में कोई एक शेयर खरीदते हैं तो आप उसका सारा क्राइटेरिया देखते हैं कि शेयर अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, कब अप गया था, कब डाउन गया था, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है उसका। हम शेयर खरीदेंगे तो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, या कि नुकसान में ही चल जाएंगे। आप सोचते हैं कि प्रॉफिट होगा, ये देख करके आप उसमें लगाते हैं, दुर्भाग्यवश कभी वो नुकसान में भी चल जाता है। तो आप उसका पूरा रिपोर्ट देख नहीं पाए क्योंकि आपको वो उसका रिपोर्ट देखने का नॉलेज है ही नहीं आपके पास। वो अपना अकाउंटिंग आपको दिया ही नहीं देखने के लिए, क्या कैसे है सो, इसीलिए उसमें नुकसान भी हो जाता है। तो कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, पैसा किसी को देते हैं, यदि आप किसी को कर्ज ही दिए तो आप उसका कैपेसिटी देखते हैं कि वो हमें वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तभी आप उसको रुपया देते हैं। तो ये हो गया बिजनेस के लिए इन्वेस्टर। कहता है एन इन्वेस्टर इन एनी पर्सन हु कमिट्स कैपिटल विथ द एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न। कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टर हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टर हो सकते हैं जो पूंजी लगाएंगे वित्तीय रिटर्न, वापसी के आशा देख करके, मतलब हम जो पूंजी लगाएंगे वो हमको वापस मिलना चाहिए। इन्वेस्टर यूटिलाइज इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू ग्रो देयर मनी एंड और प्रोवाइड एन इनकम ड्यूरिंग रिटायरमेंट। यानी कि कोई व्यक्ति जो पैसा लगाते हैं वो सोचते हैं कि मेरा पैसा ग्रो होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इसके लिए वो हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं। क्या जरूरत उनको, जब पैसा पता है बिजनेस मेरा नहीं चलेगा, पैसा मेरा डूब जाएगा, तो क्या जरूरत है उनको बिजनेस में पैसा लगाने का, पैसा अपना रखे रहेंगे साथ में, कभी डूबेगा नहीं जाएगा। लेकिन वो एक देखें कि वो जो है सो पैसा लगाते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए,
अब कहता है पैसा कहाँ कहाँ लगाते हैं, स्टॉक में लगाते हैं, बॉन्ड में लगाते हैं, कमोडिटीज में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, एक्सचेंज ट्रेडर्स में लगाते हैं फंड, विकल्प, वायदा, विदेशी मुद्रा, सोना चांदी, सेवानिवृत्ति योजना और रियल एस्टेट सहित विभिन्न प्रकार के निवेश वाहन मौजूद है। लेकिन इस तक सीमित नहीं है, और भी कुछ निवेश हो सकता है, और भी कहीं आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावे निवेशक आमतौर पर अनुकूल निवेश के अवसरों को निर्धारित करने के लिए तकनीकी और या मौलिक विश्लेषण करते हैं। तकनीकी मतलब टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं कि ये किस प्रकार से बिजनेस काम कर रहा है, किस प्रकार से ग्रो कर रहा है। और आमतौर पर रिटर्न अधिकतम करते समय जोखिम को कम करना पसंद करते हैं, यानी कि रिटर्न अधिक चाहिए और उनमें उनको हानि या जोखिम कम होना चाहिए। इसके लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। ये हो गए बड़े इन्वेस्टर, ये हो गए बड़े इन्वेस्टर। इसके आगे है पोटेंशियल इन्वेस्टर। अब पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन होते हैं? एक देख लिए कि इन्वेस्टर हो गए जिनके पास अपना पूंजी है और वो किसी बिजनेस से पूंजी को लगा दिए। अब होते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर। ये कौन होते हैं? जैसे अभी सहारा इंडिया के बारे में सब जानते होंगे, जो सबका पैसा लेके बैठ चुका है। ऐसे ही बहुत सारा कंपनी वो क्या करता है, कैपिटल को एब्जॉर्ब करता है। जैसे मान लिया कोई कंपनी आया, फाइनेंशियल कंपनी, आपका रुपया 500, 1000, 2000 महीना लिया और आपको एक फिक्स कर दिया जिसको आरडी अकाउंट कहते हैं। आरडी अकाउंट ओपन कर दिया और वो रुपया आपको आरडी अकाउंट का जो समय होता है वो पूरने पर मैच्योरिटी के रूप में आपको मिलता है। लेकिन वो रुपया में जो आपको मैच्योरिटी मिलता है तो कुछ इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है आपको, तो वो ब्याज आता कहाँ से है? तो वो क्या किया, आपसे पैसा लेकर के और किसी दूसरे बिजनेस में जाकर के वो इन्वॉल्व हो गया। वो कहा कि मेरा रुपया है, रुपया लिया आपसे और वो लेकर के जाकर के किसी दूसरे बिजनेस में लगा दिया। वहां से जितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसका 2 गुना प्रॉफिट वो कमाना चाह रहा है। यदि आपको 10% दे रहा है तो वो 50% कमाएगा, तब आपको 10% देगा। तो वो क्या करता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर होते हैं जो छोटे छोटे व्यापारी से पैसा कलेक्ट करके इकट्ठा करते हैं और एक हो करके। अब मान लीजिए आपके पास आज 2000 रुपए है और आप कहिएगा रिलायंस कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे, तो करने देगा आपको? नहीं करने देगा। या किसी और कंपनी में आप जाइएगा, आप सबके पास 2-2 हजार रुपया है, ये 1-1 लाख रुपया है, आप कहिएगा हम 1 लाख रुपया इसमें लगाएंगे, तो आपको लगाने देगा कि उसके पास 1 लाख रुपया 1 पैसा के बराबर होता है। 1 पैसा का वैल्यू करता है, ठीक है? तो उसका वैल्यू करता है। यदि मान लीजिए इसी में अगर 50 व्यक्ति के पास 1-1 लाख रुपया है, उसमें से कोई एक हेड बन करके सबका रुपए कलेक्ट करके और तब किसी बिजनेस में लगाने के लिए जाइएगा, कहेगा हाँ 5 पैसा के बराबर हुआ, ठीक है? तब वो थोड़ा बिजनेस में लगाया जाए। इसी तरह से फाइनेंशियल जितने भी कंपनी आया है मार्केट में भी चल रहा है, वो सारा यही वर्क करते हैं। पैसा बटोरते हैं, पैसा उठाते हैं और किसी कंपनी में जाके इन्वेस्ट करते हैं। फिर वहां से उनको रिटर्न आता है तो आपको मिलता है, अगर रिटर्न नहीं है, नुकसान लग गया, तो कहते हैं कंपनी बैठ गया, पैसा लेके भाग गया। सहारा इंडिया के साथ ऐसा ही हो चुका है अभी तक। वो जहां इन्वेस्ट किए वहां से उनको रिटर्न मिला ही नहीं जो किसी कस्टमर के पैसा देंगे। तो वो हो गया कि पोटेंशियल इन्वेस्टर इस तरह के लोग होते हैं जो पैसा को कलेक्ट किए और किसी बिजनेस में जाके लगाए। तो उस बिजनेस में लगाए, किसी बिजनेस में लगाए जो हमको प्रॉफिट मिलेगा, तो वो पता कहाँ से चलेगा, उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट से पता चलेगा वो बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, कितना ग्रो कर रहा है। उस ग्रो के हिसाब से वो देखेगा कि बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, ताकि हम इसमें रुपया लगाए या न लगाए।
लेकिन इसी स्थिति में अभी शेयर मार्केट इसीलिए आ गया है। अब शेयर मार्केट में कोई सब कंपनी है, जो भी कंपनी है, एयरटेल का हो गया, MRF का हो गया, बहुत सारा शेयर मार्केट है, बहुत सारा कंपनी है, वो भी क्या करता है, अपना शेयर निकाल दिया, 2 करोड़ शेयर, 3 करोड़ शेयर, 5 करोड़ शेयर। अब एक शेयर का कीमत रख दिया 200 रुपये, 300 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये, 5 रुपया, 10 रुपये, ऐसे भी रख दिया। एक शेयर का कीमत मान लीजिए 5 रुपया है और उसको 5000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तो 1000 करोड़ शेयर निकालेगा। प्रत्येक व्यक्ति अगर एक एक शेयर खरीदेंगे तो 1000 करोड़ व्यक्ति शेयर खरीदेंगे और एक शेयर का कीमत कितना, 5 रुपया, तब 5000 करोड़ उसको इनकम हो गया। वो पैसा उसके पास आ गया, उस रुपया को बिजनेस में लगाएगा या उस पर कुछ काम करेगा। मान लीजिए कि बिजनेस चलाने के लिए मेरे पास, हमको बिजनेस चलाने के लिए 1 करोड़ की आवश्यकता है और मेरे पास 50 लाख रुपया है। अब 50 लाख लगा लिए, मेरे पास 50% तो आ गया, बच गया 50%। अब शेयर मार्केट काम कैसे करता है देखिए, बच गया 50%, तो 50% रुपये मेरे पास तो है नहीं, 50 लाख हमको और एब्जॉर्ब करना होगा। अब मान लीजिए उसका हम सब शेयर का निकाल दिए, 500 शेयर या 1000 शेयर निकाल दिए कि 50% जो बच गया, हम जो 50% पैसा लगा चुके हैं, अब बाकी जो 50% पैसा होगा वह पैसा आप सब मिलकर लगाइए और प्रॉफिट 100% होगा। 100 में 50 हम निकाल लेंगे और बाकी जो 50 बचेगा आप जितने व्यक्ति हैं सब में बांट देंगे। यही होता है शेयर मार्केट में। यदि नुकसान हुआ तो 50% नुकसान हम सहेंगे और बाकी जो 50% बचा, आप 50% जितने व्यक्ति हैं नुकसान सब सहिएगा आप सब। इसलिए मार्केट जाता है माइनस में। ये होता है शेयर मार्केट का रूल्स कि 50% जो प्रॉफिट लगाए वो तो कमा लिए, प्रॉफिट आ गया, मालिक अकेले हो गया, और बाकी जो 50% जो आप 50 लाख सब मिलकर पुराए हैं, तो जितने भी व्यक्ति मिलकर पुराए हैं उस सबको बराबर हिस्से में जितने परसेंट आप दिए होंगे, जैसे मान लीजिए 50% था बचा हुआ, 50% में 2% आप दे दिए, 5% कोई और ले लिए, मतलब जो जितना कैपिटल लगाए हैं उस कैपिटल के हिसाब से जो प्रॉफिट होगा आपको उतना मिलेगा। तो ये पोटेंशियल इन्वेस्टर इस प्रकार के लोग होते हैं। देखते हैं, कहता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सच एज पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंडोमेंट्स, इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर लुकिंग फॉर डिवर्सिफिकेशन or to match liabilities can use these securities to help ensure their investment along goals are meet and to protect the value of their investment। ये होता है संभावनाशील, इसको संवेदनशील भी कहते हैं, संवेदकशील। पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एनवायरमेंट, बीमा कंपनी और अन्य विविधता की तलाश करने या देनदारियों से मेल खाने वाले संस्थागत निवेश, इन निवेशकों का उपयोग अपने निवेश लक्ष्यों को पूरा करने और उनके मूल्य की रक्षा के लिए इन प्रतिभूतियों का उपयोग कर सकते हैं निवेशक। अब देखिए, पहले बता चुके हैं कि पोटेंशियल इन्वेस्टर से LIC आप खुलवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। आप LIC खुलवा लिए, 10,000 का सालाना जमा कर रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है। उनका अपना एक गोल है कुछ काम करने का, उनके पास पैसा नहीं है। तो हर व्यक्ति के पास पैसा है, मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास तो है ना, आपसे हम ले लेंगे, कुछ प्लान आपको बता देंगे, आप उस प्लान के लोभ में आकर के पैसा मेरे पास जमा कर देंगे। होता ऐसे होता है ना, आपको कुछ प्लान बता दिया गया, चाहे इंश्योरेंस का हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो गया या कुछ भी हो गया, पैसा मेरे पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होता है, नॉलेज की आवश्यकता होता है। यदि आपके पास नॉलेज है, आप कुछ ऐसा प्लान ले आइए, 10-20 हज़ार लगा दिए, आप प्लान को पूरे मार्केट में लगा दीजिए, कुछ उसके लिए एजेंट
हायर कर दीजिए, वो काम करेगा, वो पैसा कलेक्ट करके आपको देगा। अब उस पैसा से बिजनेस चलाइए, फिर जब उसका टाइम आया, टाइम से उसको रिटर्न कर दीजिए। एजेंट को भी कमीशन मिल गया, उसको भी एक जॉब मिल गया, हमारे पास पैसा नहीं था, हम बिजनेस चला लिए। तो बिजनेस चलाने के लिए रुपए की आवश्यकता नहीं, नॉलेज की आवश्यकता होती है कि आप बिजनेस को कैसे इंप्रूव करेंगे, कैसे बिजनेस को ग्रो करेंगे, कैसे आप एक बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो ये होता है बिजनेस के लिए। तो अभी जब हम सीख रहे हैं, तो फ्यूचर में मान लीजिए हो सकता है कि यदि आपको बिजनेस करने का मन हो, तब बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, तभी आप सीख रहे हैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो ये हो गया पोटेंशियल इन्वेस्टर, यानी कि छोटे छोटे व्यक्ति से पैसे उठाना है और एक जगह इकट्ठा करके किसी दूसरे बिजनेस में लगाना है, या खुद से बिजनेस स्टार्ट करके ग्रो करना है उसे। आगे बढ़ते हैं। लेंडर्स, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल यूजर, जो बिजनेस के बाहर के व्यक्ति होते हैं। अब लेंडर्स लेने वाले, देने वाले, डेबिटर्स पाने वाले, और लेंडर्स हो गए देने वाले। अब आपके बिजनेस को कोई व्यक्ति कुछ दे रहा है। अब पहले इसका परिभाषा देखिए, कहता है ए लेंडर्स इज एन इंडिविजुअल, ए पब्लिक और प्राइवेट ग्रुप। एक पब्लिक ग्रुप हो सकता है, प्राइवेट ग्रुप हो सकता है, या इंडिविजुअल हो सकता है, और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट मेक्स फंड अवेलेबल टू अनदर विथ द एक्सपेक्टेशन दैट द फंड्स विल बी repaid. Repayment will include the payment of any interest or fees. Repayment may occur in increments as in monthly mortgage payment or as a lump sum. कहता है एक ऋणदाता एक व्यक्ति हो सकता है, मतलब आपको जो बिजनेस में कोई दे रहा है, देने वाला व्यक्ति है। आप बिजनेस जब चला रहे हैं तो पहला तो आप देखें कि आप कहीं इन्वेस्ट कर लिए पैसा है तो, या आपके बिजनेस में कोई आकर के इन्वेस्ट कर दिया। दूसरा तरीका देखें बिजनेस चलाने के लिए कि यदि आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप बिजनेस चला सकते हैं, तो पोटेंशियल इन्वेस्टर को वहाँ पर खोजिए आप। अब मान लीजिए, तो पहले ही बता दिए कि यहाँ पर पैसे की आवश्यकता है, कुछ पैसा आपके पास है बाकी पैसा नहीं है, तो दूसरे व्यक्ति इसको शामिल कर लीजिए, या कुछ प्लान निकाल लीजिए, उस प्लान से आपके पास पैसे आ जाएंगे। शेयर मार्केट इसी पे चलता है, वो प्लान निकाल चुका है, अब वो सारा चीज पहले ही बता चुका है कि आपका लॉस होगा तो आप ही इसका जोखिम सहन करेंगे, उसमें सारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है। आप बिना पढ़े शेयर को देखते हैं, आज इसमें उठ रहा है, मार्केट चल रहा है आगे, तो खरीद लेते हैं, ठीक है। जब कहते हैं वाह नुकसान हो गया, चलो शेयर मार्केट छोड़ देते हैं, इस पर केस करेंगे, उसका कोई गलती नहीं है, वो सारा क्राइटेरिया आपको बता चुका पहले ही। आप बिना पढ़े काम करते तो गलती आपकी है। तो यहाँ पर देखिए कि लेंडर्स जो होता है, एक ऋणदाता की व्यक्ति हो सकता है, एक सार्वजनिक हो सकता है, निजी हो सकता है, या समूह हो सकता है, एक वित्तीय संस्थान हो सकता है। बैंक जो आपको लोन देगा बिजनेस चलाने के लिए, उस किस क्राइटेरिया पे देगा? आपके बिजनेस का बैलेंस शीट देखेगा, आपके बिजनेस का रिपोर्ट बैलेंस शीट में शो होता है, बैलेंस शीट निकालेगा, बैलेंस शीट में सारा चीज दिया हुआ है। आप कितना कैपिटल लगाए थे, कितना आपका कैपिटल अभी तक रिवेन्यू में बदल चुका है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस में कब गए, वो सारा उसमें लिखा हुआ रहता है। तो आप लोग जो अभी काम कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, वही बैलेंस शीट तक पहुंचने के लिए, बिजनेस का फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए बैलेंस शीट सीए तैयार करता है, लेकिन आप खुद से तैयार करेंगे। यहाँ पर सिर्फ सीए का जो साइन वैलिड होता है, वो साइन आप नहीं कर पाएंगे,
लेकिन बैलेंस शीट आप खुद से तैयार कर पाएंगे किसी भी बिजनेस का, चाहे वो बिजनेस कोई भी हो। तो यहां पर देख रहे थे, जो धन को चुकाए जाने की उम्मीद के साथ दूसरे को धन उपलब्ध कराता है। जैसे आप किसी को कर्ज देते हैं, आप किसी से कर्ज लेते हैं, तो वह ये उम्मीद करता है कि आप हमें रिटर्न दे दीजिएगा, आप हमें रिटर्न दे दीजिएगा। हम भी एक स्टूडेंट को दिए थे, कॉपी दिए थे। पहले नोट्स नहीं देते थे, पहले क्या करते थे कि जैसे कॉपी में लिखा हुआ सब है, कॉपी दिए और अपना आप इसमें से जो छूटा हो वो उतार लीजिए। वो गर्ल्स थी, माहे सिंह की थी, ठीक है। और वो आई बोली कि सर मेरा बहुत तबीयत खराब है, हमको कॉपी दे दीजिए, हम 1 सप्ताह में रिटर्न कर देंगे। 1 सप्ताह उसको हम 3 साल तक फोन करते रहे, काहे वो नजर आई। हम भी उम्मीद से दिए थे कि हमको वो दे देगी वापस, लेकिन वो पता नहीं 3 साल में कहाँ गायब हो गई, पता नहीं चला। ठीक है, तो किसी उम्मीद से यदि आपको दिया गया है तो उम्मीद क्या है कि आप रिटर्न कर देंगे, लेकिन आया ही नहीं, मतलब आई ही नहीं वो देने के लिए। इसीलिए अब उस दिन से कॉपी वगैरह देना बंद कर दिए, अब नोट्स दे दिए। अब नोट्स आपके पास खो जाए, चाहे चूहा काट दे, चाहे कुछ भी कर दे, अपना अब वो भी देना बंद कर दिए। अब जो है एप्लीकेशन में आपको दे दिए, एप्लीकेशन में दिया हुआ है। अब आपका मोबाइल खो जाए, चाहे आप आईडी भूल जाइए, पासवर्ड भूल जाइए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहां तक देखिए आप, लेंडर्स, जो व्यक्ति आपको एक उम्मीद के साथ दे रहा है पैसा, वो उम्मीद ये करता है कि आप उसे वापस कर देंगे, लेकिन वो वापस होता है कि नहीं होता है, कैसे आप वापस कर पाएंगे? यदि आपको नुकसान लगेगा क्या आप वापस कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। प्रॉफिट होगा तभी आप वापस कर पाइएगा। तो वो लेंडर्स जो होते हैं, देने वाले व्यक्ति, वो आपके अकाउंट को देखते हैं कि ये प्रॉफिट में है या नहीं। बिजनेस चलाने के लिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर भी वैसे ही व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं जो प्रॉफिट में चलता है हमेशा। किसान को कोई सपोर्ट किया आज तक? किसान हमेशा लॉस में चलते हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। कोई भी किसान हो, हमेशा लॉस में चलते हैं, हमेशा उनको लॉस ही लगता है, प्रॉफिट नहीं बराबर होता है। लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि जानता है कि वहां पैसा आएगा ही नहीं वापस। जो भी बैंक से वो लोन लेते हैं वो सब माफी करवाना पड़ता है उनको, सरकार को लास्ट आके माफ करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं, यहां पर देख लिए कि एक उम्मीद के साथ धन देते हैं जो हमको वापस मिल सके। पुनर्भुगतान में किसी भी ब्याज या शुल्क का भुगतान शामिल होगा। जैसे हम वापस लेंगे आपसे, अगर कर्ज दे रहे हैं तो इसमें ब्याज शामिल हो सकता है, या कुछ हम फिक्स कर दिए कि आपको 5,000 दिए थे, आपसे 7,000 लेंगे 2 साल के बाद, फिक्स कर दिए। उसमें कोई परसेंटेज ब्याज फिक्स नहीं किए, ऐसा भी हो सकता है। चुकौती में वृद्धि हो सकती है, आपको जितना मिला चुकाने के समय आपको उससे ज्यादा देना पड़ सकता है, वृद्धि हो सकती है। मानसिक बंधक भुगतान में या एक मुश्त राशि के रूप में ऐसा दिया जाना हो सकता है, या उसके बदले में कुछ बंधक रखना पड़ सकता है आपको। तो ये होते हैं लेंडर्स।